भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन के मामले में दो बातें कही गई और मैं देख रहा हूं कि इन दो बातों पर देश भर में काफी बातें हो रही है, काफी गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उसे ओपन कैटेगरी क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज ओपन फॉर ऑल, कि अगर उन्होंने फीस नहीं भरी है तो क्या उससे जनरल कैटेगरी की सीट के लिए उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा? 100 रुपए क्या इतनी बड़ी रकम है कि जो ना भरने पर जनरल कैटेगरी की उन सीटों से आपको बाहर रख दिया जाए? जजमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है, तो उटपटांग बातें कहां से आती है? सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आपको वो सीट मिलने से रोक नहीं पाएगा। तो अगर आपको शिकायत है, लेकिन मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा आपको शिकायत करनी है भारत सरकार से, यूपीएससी से। पूछना है उनसे कि आपने ऐसे रूल्स क्यों बनाए, आपने ऐसी पॉलिसी क्यों डिजाइन करी है जो हमें बाहर रख रही है। यू मस्ट नो वेयर द प्रॉब्लम लाइज। नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। एक काफी लंबे अरसे के बाद आज हम मिल रहे हैं। काफी वक्त गुजर गया। वैसे मन तो बहुत कर रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पर आऊं और आपके साथ बातें करूं, लेकिन वो हो नहीं पाया। वैसे तो आज भी ये होना थोड़ा मुश्किल ही था, लेकिन मुझे लगा कि आज तो हमें बात करनी ही होगी। क्यों? क्योंकि पिछले महीने दिसंबर 2025 में और इस महीने माने कि जनवरी 2026 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन के मामले में दो बातें कही गई और मैं देख रहा हूं कि इन दो बातों पर देश भर में काफी बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है, बहस हो रही है। वो लोग कि जो आरक्षण के समर्थक हैं और वो भी लोग कि जो आरक्षण के खिलाफ हैं, सभी इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। तो हमें भी बहस करनी चाहिए। खास कर मैंने देखा कि इन मामलों पर जो चर्चाएं हो रही है, उन चर्चाओं में काफी गलत जानकारी फैलाई जा रही है मीडिया के द्वारा। और अब तो यूट्यूब भी एक हमारा मीडिया ही बन चुका है। वैसे भी वो था ही, लेकिन आज उसे हम एक न्यूज मीडिया की तरह देखने लगे हैं। द सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स वो खबरों का रिपोर्टिंग करते हैं। मैंने पाया कि रिपोर्टिंग कुछ इस तरह से हुआ है कि जिससे गलत जानकारियां फैल रही है और उससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। वैसे होना यह चाहिए कि आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी, देखी, तो उससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो। यहां पर हो यह रहा है कि इन रिपोर्ट्स को पढ़ने और सुनने के बाद लोगों की कंफ्यूजन बढ़ रही है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम इन मुद्दों पर बात करें। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिसंबर और जनवरी के इन महीनों के अंदर जो बातें कही गई है, जो जजमेंट दिया गया है, जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, वो बिल्कुल भी नए नहीं है। ये बातें पहले से ऐसी ही थी। शायद हो सकता है कि किसी ने इन बातों को पहले ना जाना हो, इसलिए आज वो बातें उनको नई लग रही है, लेकिन ये नई है नहीं। सोचिए, दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससीज, एसटीज, ओबीसीज कैटेगरीज के कैंडिडेट्स अगर उनका मेरिट अच्छा है तो उनको जनरल कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए। अब इसमें नया क्या कहा? रिजर्वेशन पॉलिसी का मतलब यही तो होता है। रिजर्वेशन पॉलिसी का सही इंप्लीमेंटेशन क्या होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का अगर मेरिट ऊपर है, ज्यादा है, तो उन्हें आपको जनरल कैटेगरी की सीट देनी ही होगी। जनरल कैटेगरी को जनरल कैटेगरी क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर सम स्पेसिफिक कास्ट और कास्ट्स। उसे ओपन कैटेगरी क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज ओपन फॉर ऑल, नॉट फ्रॉम सम स्पेसिफिक ग्रुप्स। उसे अनरिजर्व कैटेगरी कहा गया है बिकॉज इट इज नॉट रिजर्व। तो एससीज, एसटीज, ओबीसीज को भी वो सीटें मिलेंगी ही। अगर उसका इस तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, पॉलिसी का इस तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, तो वो गलत है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नई बात बताई है। ये बात पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट बता चुका है। जनवरी 2026 में करीब 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट अगर उसने
उसकी कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशंस तय किए गए हैं, कंसेशंस तय किए गए हैं, उनमें से किसी कंसेशन का फायदा एग्जाम के किसी भी स्टेज पर लिया है तो फिर उसे जनरल कैटेगरी की सीट के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता है। मैं कहूंगा कि यह भी कोई नई बात नहीं है। करीब करीब 5-6 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा ही एक जजमेंट एक ओबीसी कैंडिडेट के केस में दिया था और पहले कई मामलों में ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हैं। यह कोई नई बात नहीं है। लोगों को नई लगती है क्योंकि मीडिया उनको नई तरह से पेश करता है। यह नई नहीं है, यह चीजें पहले से रही है। अब तकलीफ यह है कि ये जो जनवरी 2026 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई है कुछ स्टूडेंट्स के अंदर। जनवरी 2026 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यूपीएससी के एक एग्जाम के बारे में था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में था। तो जाहिर सी बात है कि इस जजमेंट से सबसे ज्यादा यूपीएससी के स्टूडेंट्स प्रभावित होने वाले हैं। इन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ने इस जजमेंट के बारे में जो रिपोर्टिंग हुआ, कहे जाने वाले इन्फ्लुएंसर्स ने जो उस पर वीडियोस बनाए, उनका कंटेंट कंज्यूम करने के बाद कुछ सवाल पूछे। क्या थे वो सवाल? सवाल यह था कि क्या मान लीजिए कि कोई यूपीएससी के एस्पिरेंट एससीज या फिर एसटीज कैटेगरी से है, जब वो यूपीएससी एग्जाम का फॉर्म भरता है तो एससीज एसटीज इन कैटेगरीज के लिए वहां पर फीस नहीं मांगी जाती है, फीस में उन्हें एग्जाम्पशन दिया गया है। उनका सवाल यह था कि अगर उन्होंने फीस नहीं भरी है तो क्या उससे जनरल कैटेगरी की सीट के लिए उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा? यह सवाल उन्हें कहां से आया? तो उन्होंने किसी कंटेंट में यह सुना, यह कंज्यूम किया जहां पर बताया जा रहा था कि अगर आपने फीस नहीं भरी है तो इसका मतलब यह होता है कि आपने अपनी कैटेगरी का जो कंसेशन है वो ले लिया है। अगर आपको फायदा मिल चुका है तो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के मुताबिक अब आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिल सकती है। इस मामले की जांच पड़ताल हमें करनी है। समझते हैं, यह सरासर गलत है, यह बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। भले ही आपने आपकी कैटेगरी के मुताबिक जो आपको रिलैक्सेशन ही दिया गया है कि आप फीस ना भरें, अगर आपने फीस नहीं भरी है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपको जनरल कैटेगरी के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको किया जा सकता है। जस्ट थिंक, सोचिए कि फीस ना भरना क्या यह इतना बड़ा रिलैक्सेशन है, इतना बड़ा कंसेशन है कि जिससे आपको जनरल कैटेगरी के लिए कंसीडर ही ना किया जाए, वहां से आपको बाहर कर दिया जाए। फीस की रकम क्या होती है? महज 100 रुपए। 100 रुपए क्या इतनी बड़ी रकम है कि जो ना भरने पर जनरल कैटेगरी की उन सीटों से आपको बाहर रख दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। रिलैक्सेशन या फिर कंसेशन वो सब्सटेंशियल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब शायद कोई आर्ग्यू करे कि आपको अब जनरल कैटेगरी के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता है। वैसे तो रिलैक्सेशन लेने के बाद आपको जनरल कैटेगरी के लिए क्यों कंसीडर ना किया जाए, यह भी एक बहस है, लेकिन अभी उस बहस में हम नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसी के मुताबिक हम बहस करेंगे। सब्सटेंशियल रिलैक्सेशन किसे माना जाएगा? फॉर एन एग्जाम्पल, अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम में जनरल कैटेगरी के लिए जो अपर एज लिमिट तय की गई है वो है 32 साल, 32 इयर्स, और ओबीसी कैटेगरी के लिए वही अपर एज लिमिट है 35 इयर्स, 35 साल। तो यहां पर जो कैप है वो 3 साल का है, एंड दैट्स द सब्सटेंशियल डिफरेंस। अब अगर कोई इसके आधार पर कहे कि आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, अब आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिल सकती है, दैट्स वैलिड, दैट्स वैलिड। एक और एग्जाम्पल, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जनरल कैटेगरी के लिए अटेम्प्ट्स की संख्या है 6, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए वो है 9। तो आपको 3 अटेम्प्ट्स ज्यादा मिलते हैं। दैट टू इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस। ये एक रिलैक्सेशन हुआ।
इसके आधार पर अगर कोई दावा करे कि आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिल सकती है, ठीक है, वो माना जा सकता है, लेकिन आपने 100 रुपए नहीं भरे। क्या सिर्फ इस आधार पर आपको जनरल कैटेगरी से बाहर रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है कि अगर आपने फीस नहीं भरी तो आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिल सकती। इसी बात को समझाने के लिए यह पूरा जजमेंट आपके सामने है। 37 पेजेस का यह जजमेंट है। मैं आपको यह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी किरण एंड अदर्स केस है। पूरा जजमेंट तो हम यहां पर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उसके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, उसके कुछ नोट्स बनाए हैं। मैं आपके साथ भी ये नोट्स शेयर कर दूंगा। ये सेशन खत्म होने के बाद आप खुद से इस जजमेंट को पढ़िएगा और मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनका रेफरेंस लेकर आप उन पॉइंट्स को पढ़िएगा। मैं क्या समझाना चाहता हूं, क्या साबित करना चाहता हूं, आपको यह समझ में आ जाएगा। मैं 2 पॉइंट्स प्रूव करना चाहता हूं। पहला पॉइंट यह है कि अगर आपने फीस नहीं भरी तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिल सकती है, आपको मिल सकती है। और दूसरा मुद्दा यह होगा जो मैं प्रूव करना चाहता हूं कि इस जजमेंट को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया है, कानून बनाया है कि अगर आपने अपनी कैटेगरी के लिए तय किए गए किसी रिलैक्सेशन का फायदा लिया है तो फिर आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिल सकती है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है। कोर्ट का काम लॉज, रूल्स का इंटरप्रिटेशन करना होता है, रूल्स बनाना नहीं होता है। हां, एक्सेप्शनल केसेस में हमें कई बार यह लगता है कि दे आर मेकिंग रूल्स, बट बाय एंड लार्ज दे कैन नॉट मेक रूल्स। जो रूल्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन उनके द्वारा किया जाता है। इस मामले में भी सिर्फ इंटरप्रिटेशन किया गया है। तो आइए समझते हैं कि इस जजमेंट में क्या कहा गया है। मैं आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा। मैंने पेज नंबर और पैराग्राफ्स के नंबर्स छांट कर रखे हैं, मैं आपको बताते जाऊंगा। सबसे पहला मुद्दा जो हमें लेना है वो है पेज नंबर 2 से। पेज नंबर 2 एंड देयर द पैराग्राफ इज 3rd। ओके, सिंपली इस पैराग्राफ के अंदर हमें इस केस के फैक्ट्स बताए गए हैं इन ब्रीफ। वैसे तो आगे भी बताए गए हैं। किसी भी केस के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स के बाद एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन, राइट। फैक्ट्स पर हमें गौर करना चाहिए। वैसे इस मुद्दे को समझाने के लिए अभी मुझे आपको फैक्ट्स बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। मामला कुछ ऐसा था कि एक कैंडिडेट है जिसने यूपीएससी का एक एग्जाम जो 2013 में नोटिफाई किया गया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम, इस एग्जाम के लिए उसने अप्लाई किया था। नाउ ही बिलोंग्स टू द एससीज कैटेगरी। एग्जाम के 3 फेजेस होते हैं। वैसे तो 2 ही फेजेस हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस, लेकिन जो मेंस का फेज है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, रिटन पार्ट एंड इंटरव्यू पार्ट। तो इसीलिए उसको 3 फेजेस कहा जाता है। तो उसने सबसे पहला फेज दिया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और वो उसने क्वालिफाई किया, लेकिन उसका जो स्कोर था वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से कम था। तो जाहिर सी बात है कि उसको वहां पर जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिल सकती है, नहीं मिली। एससीज कैटेगरी के लिए जो रिजर्व सीट थी उसी में उसका सिलेक्शन हुआ मेंस के लिए। फिर उसने मेंस का रिटन पार्ट दिया और उसमें भी वो क्वालिफाई हुआ और फिर उसने इंटरव्यू दिया। फाइनली जब मेरिट बना तो वो सिलेक्ट हुआ था और उसका रैंक 19th था, 19th उसका रैंक था। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको कैडर चुनना होता है, मतलब कि आप प्रेफरेंस दे सकते हो और उसके हिसाब से आपको कैडर अलॉट किया जाएगा। तो इन्होंने जो कैडर के लिए प्रेफरेंस दिया था वो था कर्नाटका एंड ही बिलोंग्स टू कर्नाटका। अब उस साल जब उनका सिलेक्शन हुआ, कर्नाटका में जो वैकेंसीज थी आईएफओएस के लिए, उसमें एक इनसाइडर की वैकेंसी थी। इनसाइडर माने कि उसी स्टेट का कोई व्यक्ति आपको चुनना होगा उस वैकेंसी के लिए। लेकिन मुद्दा यह है कि वो जो इनसाइडर की वैकेंसी थी दैट वाज जनरल इनसाइडर वैकेंसी, मतलब कि वो वैकेंसी आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के द्वारा भरनी थी। नाउ हुआ क्या, इस लड़के को उस वैकेंसी के लिए कंसीडर नहीं किया गया। एक और लड़का
जो कि जनरल कैटेगरी से था। वैसे तो जनरल कैटेगरी से था ये कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जैसे मैंने बताया सभी का समावेश होता है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह से समझते हैं तो हम भी उसी जबान का इस्तेमाल करते हैं कि एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट था, उसको इस जनरल इंसाइडर की वैकेंसी के लिए कंसीडर किया गया, उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अब बात यह थी कि जिस लड़के को यहां पर अपॉइंटमेंट दी जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका रैंक था 37th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 37th ही था, यस। तो उसका रैंक था 37। अब वो जो लड़का था एससी कैंडिडेट, उसका रैंक क्या था? 19th, जिसका मतलब कि उसका मेरिट ज्यादा है, तभी तो उसका रैंक आगे है। अब उसका दावा यह बना कि अगर मेरा मेरिट ज्यादा है तो आपने मुझे एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट पर क्यों कंसीडर किया? जनरल कैटेगरी के लिए मुझे आपको कंसीडर करना चाहिए। और उस हिसाब से वो कर्नाटका जनरल इंसाइडर की जो वैकेंसी है वो पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए, ये उसका दावा था। लेकिन वो तो नहीं हुआ, इसीलिए इस लड़के ने इसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करी और वो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, कैट में। ध्यान से सुनिएगा, कैट ने डिसीजन उसके फेवर में दिया। कैट ने डिसीजन उसके फेवर में दिया, माने कि कैट भी ये मानता है कि अगर आपका मेरिट ज्यादा है तो जनरल कैटेगरी की उस सीट के लिए आपको कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन फिर कैट के इस डिसीजन के खिलाफ अपील फाइल होती है हाई कोर्ट में। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हाई कोर्ट ने भी कैट के इस निर्णय को सही ठहराया। मतलब कि हाई कोर्ट भी ये मानता है कि अगर आपका मेरिट ज्यादा है तो आपको जनरल कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए। लेकिन फिर जब हाई कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जो अभी 6 जनवरी 2026 के दिन आया, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट दोनों गलत है, दोनों गलत है। यहां पर आपको वो सीट नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है, समझते हैं। आगे 4 नंबर के पेज पर 5वें नंबर का पैराग्राफ, कि जिसमें एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में बात की गई है। चीजें काफी डिटेल्ड है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप ऊपर ऊपर से इसको देख लीजिएगा। पैराग्राफ 5 के जिसके अंदर बताया गया है एग्जाम रूल्स के बारे में। मतलब 2013 में जब यूपीएससी ने एग्जाम नोटिफाई किया तो उसके अंदर रूल्स नोटिफाई किए थे, हाँ, तो वो एग्जाम रूल्स 2013 उनका यहां पर हवाला दिया गया है। वैसे ही इसी पेज पर 7 नंबर के पैराग्राफ के अंदर जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो बताया गया है, जो अभी मैंने आपसे बात करी कि प्रीलिम्स के अंदर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 267, एससी कैटेगरी का कट ऑफ था 233 और उस एससी कैंडिडेट का स्कोर था 247.18, विच इज बिलो 267. That's the reason he did not get their general category seat, rather he got SC's category seat, right? Okay, फिर 6 नंबर का पेज, 9th पैराग्राफ, जिसमें रैंक्स के बारे में बात की गई है, जो भी मैंने आपको बताया 19th एंड 37th। और फिर कैडर अलॉटमेंट का जो मुद्दा था वो यहां पर बताया गया है, ठीक है। फिर चैलेंज हुई वगैरह वगैरह। 8th पेज, में यह बताया गया है कि इस एससी कैंडिडेट के खिलाफ जो आर्गुमेंट हुई वकीलों के द्वारा वो क्या थी। उन्होंने हवाला दिया एग्जाम रूल्स के रूल नंबर 14 का। एग्जाम रूल्स 2013 यूपीएससी के रूल्स, उसके रूल नंबर 14 का। और वकीलों का यह कहना है कि रूल्स में ही लिखा गया है कि अगर आपने किसी भी स्टेज पर आपकी कैटेगरी के लिए तय किए गए किसी रिलैक्सेशन या फिर कंसेशन का फायदा लिया है तो फिर आपको जनरल कैटेगरी की सीट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस लड़के ने फायदा लिया है, हाँ, उनके मुताबिक प्रीलिम्स में आपका स्कोर ज्यादा नहीं था, आपको तब लोअर कट ऑफ का फायदा मिला है। अगर यह मिल चुका है तो बस बात खत्म। अब आपको सब्सिक्वेंटली जनरल कैटेगरी सीट के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता। इस लड़के के वकीलों का दावा यह था कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर जो लोअर कट ऑफ का फायदा उसे मिला है वो सही में इस व्याख्या के मुताबिक फायदा नहीं माना जा सकता। रीजन,
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इज जस्ट अ क्वालिफाइंग टेस्ट, जिसका स्कोर फाइनल मेरिट में नहीं गिना जाता है। मतलब कि जब आपको रिलैक्सेशंस देखने हो तो वो फाइनल मेरिट जो तय होता है वहां पर देखने होंगे। प्रीलिम्स जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, वहां पर अगर कोई रिलैक्सेशन मिलता है कि जिसका स्कोर फाइनल मेरिट में गिना ही नहीं जाता, उसको इस रिलैक्सेशन की व्याख्या में नहीं शामिल किया जा सकता। तो इन वकीलों का दावा है कि रूल के अंदर ही यह बात कही गई है। तो आइए देखते हैं कि क्या रूल्स के अंदर ऐसी कोई बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के लिए रूल्स को एग्जामिन किया। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, पैराग्राफ 18। देखिए यहां पर रूल्स को उन्होंने एग्जामिन किया है। एग्जामिन करने के लिए उन्होंने क्या किया है, रूल्स को रिप्रोड्यूस किया है। रूल नंबर 1, 13, 14 एंड 17, वो जो रूल्स यूपीएससी के हैं उनको यहीं पर उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है, मतलब कि दोबारा यहां पर लिख कर दिया है। हमारे लिए जरूरी है रूल नंबर 14, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए रूल नंबर 14 में यह एक बात लिखी गई है, क्या है, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SCs, STs एंड OBCs हु हैव बीन रेकमेंडेड बाय द कमीशन, मतलब यूपीएससी ने SCs, STs, OBCs के जिन कैंडिडेट्स को रेकमेंड किया हो, माने कि सिलेक्ट किया हो, विदाउट रिसोर्टिंग टू एनी रिलैक्सेशंस और कंसेशंस, मतलब कि SCs, STs, OBCs कैटेगरीज के वो उम्मीदवार कि जिन्होंने किसी भी रिलैक्सेशन का फायदा नहीं लिया है, उन उम्मीदवारों का चयन अगर यूपीएससी ने किया है, in the eligibility or selection criteria at any stage of the examination shall not be adjusted against the vacancies reserved for the SCs, STs and OBCs। रूल क्या कहता है, SC, ST, OBCs कैंडिडेट्स ने अगर अपनी कैटेगरी के मुताबिक किसी भी स्टेज पर रिलैक्सेशन का फायदा नहीं लिया है, अगर नहीं लिया है तो आपको आपकी कैटेगरी की सीट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने आपकी कैटेगरी के लिए जो तय किया गया रिलैक्सेशन या कंसेशन है, अगर उसका लाभ आपने नहीं लिया मतलब कि अब वो आपकी कैटेगरी नहीं है, आपको उन सीट्स के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको सिर्फ जनरल की सीट के लिए कंसीडर किया जाएगा, जिसका मतलब यह हुआ जनरल कैटेगरी की सीट के लिए कंसीडर होने के लिए आपको अपनी कैटेगरी का रिलैक्सेशन और कंसेशन छोड़ना होगा। माइंडेड, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, यह यूपीएससी का एग्जाम रूल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोर्ट रूल्स को इंटरप्रेट करता है, पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है। रूल्स और पॉलिसीज तय करेंगे कि जजमेंट में क्या आएगा। और देखते हैं, उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रूल नंबर 17 का भी हवाला दिया है। रूल नंबर 17 क्या कहता है, द कैडर अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड टू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस विल बी गवर्न्ड बाय, मतलब कि इस सर्विस के लिए जिन बच्चों का चयन हुआ है उनको कैडर किस तरह से अलॉट किया जाएगा, विल बी गवर्न्ड बाय द पॉलिसी ऑफ कैडर अलॉटमेंट इन फोर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ कैडर। मतलब कि वो हम तय नहीं कर रहे हैं। कैडर अलॉटमेंट कैसे होगा, तो सरकार की कैडर अलॉटमेंट के लिए जो नीति होगी, जो पॉलिसी होगी, उसके मुताबिक होगा। राइट, जिसका मतलब क्या हुआ, जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, अब उसको कैडर कौन सा अलॉट हो सकता है वो समझने के लिए उसको भारत सरकार की कैडर अलॉटमेंट पॉलिसी पढ़नी होगी, जिसका भी मेन पार्ट यहां पर दिया गया है जजमेंट के अंदर, और वो दिया गया है पेज नंबर 17 पर।
पेज नंबर 17 की जहां पर इस पॉलिसी का क्लॉज 9 दिया गया है, विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर अस। क्या कहा है? पॉलिसी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं। नॉट विथस्टैंडिंग वॉट हैज बीन सेड अबाउट अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन जनरल स्टैंडर्ड्स, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट कि जिसका सिलेक्शन हुआ है जनरल स्टैंडर्ड्स पर, जनरल स्टैंडर्ड्स नॉट रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स, मतलब कि उसकी कैटेगरी के लिए अगर स्टैंडर्ड्स में कोई रिलैक्सेशन दिया गया है उसे रिलैक्स स्टैंडर्ड्स कहा जाएगा। उसके मुताबिक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जनरल कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब कि उसने किसी रिलैक्सेशन का लाभ नहीं लिया है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स selected on general standards shall be eligible for allocation against the available unreserved vacancy as per his merit and preference। मतलब कि अगर आपने अपनी कैटेगरी का कोई लाभ नहीं लिया है तब आपको अनरिजर्व्ड सीट्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। यह पॉलिसी में लिखा गया है। मतलब इसका यह होता है कि अगर आपने अपनी कैटेगरी का कोई लाभ लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है जनरल कैटेगरी की सीट के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगेन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी आपसे कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में यूपीएससी के एग्जाम रूल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैडर अलॉटमेंट पॉलिसी को यहां पर कोट किया है और उसी के साथ ऐसे ही कुछ मामलों में उनके जो पुराने जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स को भी यहां पर कोट किया है, जिसमें से एक जजमेंट हमें देखना है पेज नंबर 23 पर। पैरा 30। यह केस था कि जिसके अंदर एक ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट था जिसने शुरुआत में एज रिलैक्सेशन का फायदा लिया था, लेकिन बाद में उसका मेरिट ज्यादा हुआ तो उसने क्लेम किया कि उसको जनरल कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज, तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भाई आप फायदा ले चुके हो, रूल्स के मुताबिक यहां पर भी तब के जो रूल्स रहे होंगे उनको कोट किया गया है। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी रिक्रूटमेंट रूल्स 1980, राइट। तो यहां पर भी रूल कोट कर तब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि रूल्स के हिसाब से आपने रिलैक्सेशन ले लिया है, अब आपको जनरल कैटेगरी की सीट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द लॉजिक अप्लाइड इन द अबव केस, उस केस के अंदर जो लॉजिक अप्लाई किया गया था, applies with equal force to relaxation in qualifying marks at the preliminary stage as it has happened in the present appeals। मतलब कि वहां पर रिलैक्सेशन कौन सा था? एज रिलैक्सेशन पुराने केस में। यहां पर रिलैक्सेशन कौन सा है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर आपने जो लोअर कट ऑफ का फायदा लिया वो दोनों सेम है, राइट। ये सुप्रीम कोर्ट अब आपको रीजन बता रहा है कि हम किस आधार पर इनको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं देंगे। एक केस हुआ, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि ऐसे कई सारे जजमेंट्स पहले आ चुके हैं। जनवरी में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कोई नई बात नहीं है। ओके, अब हम जाएंगे पेज नंबर 24 पर, जहां पर एक और पुराना जजमेंट है। पेज नंबर 24, यस। यस, गौरव प्रधान एक केस है कि जिसमें पुलिस के रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ विवाद था। ओके, अब ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसको थोड़ा हाईलाइट करते चलते हैं। ओके,
It was provided that the members of SC, ST, OBC can compete against non-reserved vacancies and be counted against them. मतलब कि वहां पर क्या कहा गया था? SC, ST, OBC कैटेगरीज के कैंडिडेट्स अनरिजर्व सीट्स के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं और अगर वो सक्सेसफुल रहे तो उन्हें वो सीट भी मिल सकती है. इन केस, कब मिलेगी? इन केस दे हैव नॉट टेकन एनी कंसेशन, अगर उन्होंने किसी कंसेशन का लाभ नहीं लिया है. ये पुराना केस, उसमें भी वही बात कही गई थी, ध्यान से पढ़िएगा. कंसेशन, लेकिन कैसा कंसेशन? तो यहां पर ब्रैकेट में कहा गया है लाइक दैट ऑफ एज एटसेट्रा, मतलब कि अपर एज लिमिट में आपको कोई रिलैक्सेशन मिला है, एटसेट्रा. एटसेट्रा में बाकी क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह. तो इसी के अंदर पेमेंट ऑफ फीस भी होगा? नहीं. ध्यान से पढ़िए. अवेलेबल टू देम other than that relating to the payment of examination fees. Very important. सभी रिलैक्सेशंस को यहां पर कंसिडर किया गया, सभी कंसेशंस को यहां पर कंसेशंस माना गया है, लेकिन इसी जजमेंट के अंदर फीस का पेमेंट उसे कंसेशन नहीं माना गया है. और ये हमें अपने हिसाब से समझना है, ऐसा नहीं है. इंप्लिसिट है, हमें ढूंढना है, ऐसा नहीं है. ये एक्सप्लिसिटली लिखा गया है. अगर पुराने किसी जजमेंट का हवाला देकर नया जजमेंट बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो जो आधार है वो आधार तो हमें जानना होगा. आधार क्या है? उस पुराने जजमेंट के अंदर कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि आपने फीस का पेमेंट नहीं किया है तो वो तो एक बहुत बड़ा कंसेशन है, अब तो आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिल सकती है. दैट्स रॉन्ग. सभी चीजों को कंसेशन माना गया था, तब फीस को कंसेशन नहीं माना गया है. और नहीं ही मानना चाहिए ना. 100 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है. ये एक नहीं, आगे और भी एग्जाम्पल्स आएंगे. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 26, पैरा 37. ओके, 37 में भी हम स्पेसिफिकली 6 देखेंगे, जहां पर भी एक और जजमेंट को यहां पर कोट किया गया है. In other words, when a relaxed standard is applied, मतलब कि आपने फायदा लिया है कंसेशन का, is applied in selecting SC, ST, OBC candidates. For example, मतलब कि कैसा फायदा आपने लिया है? रिलैक्स स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? ध्यान से पढ़िएगा, वो एग्जाम्पल देकर हमें समझा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन दी एज लिमिट का फायदा आपको मिला है, वो एक रिलैक्स स्टैंडर्ड माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एक्सपीरियंस, अनुभव के बारे में आपको अगर कोई छूटछाट दी गई है तो वो भी एक रिलैक्स स्टैंडर्ड माना जाएगा. क्वालिफिकेशन, वो भी एक रिलैक्स स्टैंडर्ड माना जाएगा. परमिटेड नंबर ऑफ चांसेस एंड रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम आप कितनी बार दे सकते हो, बराबर. अगर वहां पर आपको कुछ ज्यादा अटेम्प्ट्स दिए गए हैं तो वो भी एक रिलैक्स स्टैंडर्ड माना जाएगा. दैट्स ऑल. इन चार के अलावा पांचवी किसी चीज को यहां पर कंसेशन या फिर रिलैक्स स्टैंडर्ड नहीं माना गया है. माने कि फीस को भी यहां पर एक रिलैक्स स्टैंडर्ड नहीं माना गया है. ऊपर जो हमने एग्जाम्पल देखा वहां पर तो एक्सप्लिसिटली बताया गया था कि फीस ना भरना वो एक कंसेशन नहीं है. यहां पर भी वही बात साबित होती है. तो कोई कैसे ये कह सकता है कि आपने फीस नहीं भरी तो वो एक कंसेशन माना जाएगा और लेटेस्ट जजमेंट के मुताबिक आपको जनरल की सीट नहीं मिलेगी? दैट्स रॉन्ग. बात यहां पर नहीं रुकती है, अभी हम और आगे जाएंगे. ये था पेज नंबर 26. यस, 26. यस.
Okay. Then there is page number 27. This was a very curious case. राजस्थान का केस इसमें उन्होंने कोट किया है कि जहां पर शायद पुलिस की ही रिक्रूटमेंट थी। 2008 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिस सर्कुलर में उन्होंने कहा था कि एससीज, एसटीज, ओबीसी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स अगर उन्होंने अपनी कैटेगरी के हिसाब से किसी रिलैक्सेशन का लाभ लिया है तो फिर उन्हें सब्सिक्वेंटली जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिल सकती है। अब हुआ ये कि 2011 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक और सर्कुलर इश्यू किया और इस सर्कुलर में कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स ने भले ही किसी अपनी कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन का फायदा लिया हो, फिर भी उन्हें जनरल कैटेगरी की सीट मिलेगी। पुराने सर्कुलर से यह बिल्कुल अलग है, उसके विपरीत है। गौरतलब बात यह है, यह नया सर्कुलर इश्यू किया जाता है, पुराने सर्कुलर को हटाया नहीं जाता है। हाउ ऑकवर्ड। अगर दोनों का कंटेंट बिल्कुल अलग है तो आपको उसको सुपरसीड करना चाहिए, नहीं किया गया था। और फिर हुआ यह कि रिक्रूटमेंट हुई और इसके अंदर रिजर्व कैटेगरी के कई सारे कैंडिडेट्स थे कि जिन्होंने रिलैक्सेशन कोई ना कोई लिया था, लेकिन उसके बावजूद उनको जनरल कैटेगरी की सीट्स दी गई थी। तो फिर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे वो कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने उन कैंडिडेट्स की नौकरी चालू रखी, उनको हटाया नहीं। कौन से कैंडिडेट्स? रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स कि जिन्होंने पहले रिलैक्सेशन अपनी कैटेगरी के हिसाब से लिया हुआ था, अब उनको जनरल कैटेगरी पर उनकी सीट पर सिलेक्ट किया गया था। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो उनको तो आपको अब नौकरी से हटा देना चाहिए, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट रूल। इस केस के अंदर हुआ यह था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं हटाया था क्योंकि वो नौकरी में जा चुके थे और उसको भी करीब करीब 5 साल हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी के जिन लड़कों को या फिर लड़कियों को यहां पर नुकसान हुआ है, उसके लिए हमें कोई व्यवस्था करनी होगी, लेकिन हम उनको हटा नहीं सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको हम हटा नहीं सकते हैं। माई पॉइंट इन मेकिंग इज, पास्ट में ऐसा भी हो चुका है, पहले ऐसा भी हो चुका है कि रिलैक्सेशन का फायदा लिया हो और उन उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी की सीट फिर भी मिली हो, राइट। फिर पेज नंबर 28 अगेन पैराग्राफ 32 और उसमें भी एक और ओल्ड जजमेंट, पुराना जजमेंट कोट किया गया है। शायद ये हमारे गुजरात का ही है। ओके, ठीक है। (22, 23) ओके, अगेन सी 23 पढ़ते हैं। The state government has clarified that when a relaxed standard, again the word is relaxed standard, मतलब कि concessions, is applied in selecting a candidate for SC, ST, SC, BC category, अब relaxed standard क्या होंगे? In the age limit, experience, qualification, permitting number of chances in the written examination, etc. Got the point? Again we have an example कि जहां पर फीस को एक कंसेशन के रूप में नहीं बताया गया है। इन टोटल वी हैव 3 एग्जांपल्स फ्रॉम द सेम जजमेंट। पहला इंस्टेंस क्या था? जहां पर साफ शब्दों में कहा गया था कंसेशंस अदर देन फीस, एग्जेम्पशन इन पेमेंट ऑफ फीस, साफ शब्दों में वहां पर कहा गया था। और बाकी के जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, इन 2 एग्जाम्पल्स में सभी कंसेशंस का जिक्र किया गया है, एग्जेम्पशन ऑफ फीस का जिक्र नहीं किया गया है। इसी के आधार पर मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि अगर आपने फीस नहीं भरी, सिर्फ इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के मुताबिक आपको जनरल कैटेगरी की सीट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं लिया जा सकता है, राइट। इंटरेस्टिंग, पेज नंबर 31। उसके पहले हमें 30 को भी देखना होगा।
30 में 33 और 32। Okay. Important point. On an analysis of the aforesaid cases, we summarize as follows. Whether पुराना एक जजमेंट है, उसी से ये पैरा लिया गया है. Whether a reserved candidate who has availed relaxation in fees or upper age limit to participate in competition, इसको हम हाईलाइट करते चलते हैं. फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पर बहुत फोकस होना चाहिए. रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने अगर रिलैक्सेशन इन फीस और अपर एज लिमिट, फीस या फिर यहां पर फीस का मेंशन है, फीस या फिर अपर एज लिमिट का फायदा लिया है टू पार्टिसिपेट इन ओपन कॉम्पिटिशन विथ जनरल कैंडिडेट्स मे बी रिक्रूटेड अगेंस्ट द अनरिजर्व सीट्स, वो जनरल कैटेगरी की सीट्स के लिए कंसिडर किया जा सकता है. किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, वुड डिपेंड, वो किस पर निर्भर करेगा, ऑन द फैक्ट्स ऑफ द ईच केस, वो हर एक केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा. वो हर एक केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा. सुप्रीम कोर्ट कोई रूल नहीं बनाता है कि भाई आपने रिलैक्सेशन ले लिया तो अब आपको जनरल की सीट नहीं मिल सकती. नहीं, ऐसा नहीं है. वो हर एक केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा. राइट. इसी में एक और मुद्दा हमें जोड़ना होगा पेज नंबर 31 से. सी, वेरी इंपॉर्टेंट. This court was considering the issue in reference to the instructions that were issued by the state of Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने 1994 में कोई इंस्ट्रक्शंस इशू किए थे which specifically provided, उन इंस्ट्रक्शंस में क्या कहा गया था, specifically provided for migration of reserved category candidates to unreserved vacancies. उत्तर प्रदेश राज्य के इंस्ट्रक्शंस जो तब जारी हुए थे उनमें क्या कहा गया था कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आप माइग्रेट कर सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स पर. इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिस्पाइट, भले ही, डिस्पाइट दे हैविंग अवेल्ड एनी फैसिलिटी और रिलैक्सेशन like relaxation in age limit. उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने इंस्ट्रक्शंस जो इश्यू करे थे उनमें कहा था कि भले ही आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से किसी कंसेशन का फायदा लिया है, डजंट मैटर, आपका माइग्रेशन आपके मेरिट के हिसाब से ओपन कैटेगरी में हो सकता है. द पॉइंट इज, तब ये इंस्ट्रक्शंस थे तो उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था. रूल्स अगर अलाउ करते हैं तो कोर्ट भी अलाउ करता है, रूल्स अगर अलाउ नहीं करते हैं तो कोर्ट नहीं करता है. दैट थिंग. फाइनली पेज नंबर 36. See the conclusion. In our view, the High Court, while affirming the judgment of the tribunal, has glossed over rule number 1
intent of rule number 13 and intent of the proviso to rule number 13 वगैरह वगैरह. Paragraph 9 of the cadre allotment policy. In view of the foregoing, we hold that the tribunal and the High Court were not correct. Tribunal and High Court were not correct in interpreting the relevant provisions of Exam Rules 2013 and paragraph 9 of the policy. And that's how they committed mistake. सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? रूल्स और पॉलिसी को समझने में ट्रिब्यूनल ने गलती करी थी और वही गलती हाई कोर्ट ने भी करी. अब हम उस गलती को सुधार रहे हैं. मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उन रूल्स का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. कोर्ट रूल्स नहीं बना रही है. गिवन रूल्स का वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहा है. दैट्स द पॉइंट. इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी को लगता है कि ये जजमेंट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा हुआ कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी से बाहर रख दिया गया, अगर उनको ये अच्छा लगता है तो उन्हें शाबाशी सुप्रीम कोर्ट को नहीं देनी चाहिए. शाबाशी का सही हकदार कौन है? सरकार और यूपीएससी. यूपीएससी के जो एग्जाम रूल्स में ये सब बातें लिखी गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया. भारत सरकार की कैडर अलॉटमेंट की ये पॉलिसी थी, पैराग्राफ 9 था, तब सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे पाया ना. अगर रूल्स इस तरह के नहीं होते तो, पॉलिसी इस तरह की नहीं होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट देता? और साथ में मैं यह भी कहूंगा कि जो लोग मानते हैं कि यह गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के साथ बहुत ही गलत हुआ है, उनको जनरल कैटेगरी से आप बाहर कैसे रख सकते हो? तो अगर आपको शिकायत है, करिए, सुप्रीम कोर्ट को भी शिकायत आप करिए. लेकिन मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा आपको शिकायत करनी है भारत सरकार से, यूपीएससी से. पूछना है उनसे कि आपने ऐसे रूल्स क्यों बनाए, आपने ऐसी पॉलिसी क्यों डिजाइन करी है जो हमें बाहर रख रही है. यू मस्ट नो वेयर द प्रॉब्लम लाइज. मैं देख रहा हूं जहां कहीं पर भी बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को केंद्र में रखकर हो रही है. मैं मानता हूं कि यहां पर केंद्र में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, केंद्र सरकार है, यूपीएससी है. हमें सवाल करना होगा कि ये रूल्स किस तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं. बाद में तो इन रूल्स का सिर्फ इंप्लीमेंटेशन ही होना है. पॉलिसी कैसे डिवाइस की जा रही है, क्या उसमें सोशल जस्टिस को स्थान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, तो ग्राउंड पर पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन तो इसी तरह से होगा. यहां पर जजमेंट की बात ज्यादा नहीं है, मत करिए. ज्यादा बात किस चीज पर करनी होगी? यूपीएससी के नियमों पर, सरकार की नीतियों पर. जो रिजर्व कैटेगरीज के बच्चे हैं उन्हें अब जब भी कोई एग्जाम में अपीयर होना हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? एग्जाम रूल्स आपको पढ़ने होंगे. मतलब अगर एग्जाम रूल्स में यह लिखा गया है कि अगर आपने आपकी कैटेगरी का कोई कंसेशन लिया है किसी भी स्टेज पर, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिलेगी, तो नहीं ही मिलेगी इस जजमेंट के मुताबिक. और अगर रूल्स ऐसे नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, अगर रूल्स ऐसे नहीं है, पॉलिसी ऐसी नहीं है, मतलब कि रूल्स या फिर पॉलिसी में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने भले ही कंसेशन लिया हो लेकिन फिर भी उसको जनरल कैटेगरी की सीट के लिए गिना जाएगा. अगर ऐसा रूल के अंदर लिखा गया है कि जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के इंस्ट्रक्शंस में अभी हमने देखा, रूल्स अगर आपको रोकते नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट भी आपको नहीं रोक सकता है. ध्यान से समझिएगा, समझाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना दिया है, इससे अब रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट
अपनी कैटेगरी का कंसेशन लेने के बाद कभी भी जनरल कैटेगरी की सीट प्राप्त नहीं कर सकता है, वो सरासर गलत है। उसे जनरल कैटेगरी की सीट मिल सकती है कि नहीं, वो टोटली डिपेंड करेगा एग्जाम रूल्स पर, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर। दैट थिंग, द पॉइंट इज, तो अगर रिजर्व कैटेगरी के लोग, उनके कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि ये ना हो, उन्हें कंसेशंस के बाद भी जनरल कैटेगरी की सीट्स मिले, तो उन्हें सरकार पर दबाव बनाना होगा, यूपीएससी से कहना होगा कि इन रूल्स को बदला जाए। दैट थिंग। और जो लोग इसके समर्थन में हैं, उनको तो कुछ नहीं करना है, रूल्स आर ऑलरेडी देयर। दैट थिंग। माई पॉइंट इज, वी मस्ट अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम लाइज। बिना प्रॉब्लम के उस ओरिजिन को, उसके रूट को समझे अगर हम बहस करें, दैट वुड बी डायरेक्शनलेस डिबेट। वो क्या डिबेट हुई और ये क्या बात हुई कि आपने 100 रुपए की फीस नहीं भरी तो आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिलेगी? दैट्स नॉनसेंस। ये इंटरप्रिटेशन कहां से आता है? मैंने तो आपको पूरा जजमेंट पढ़ा है, अभी भी आप पढ़िए, मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर रहा हूं। जजमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है, तो उटपटांग बातें कहां से आती है? व्यूअरशिप का चक्कर है। बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक होना चाहिए, स्क्रीन चेंज होते रहना चाहिए, जिससे एंगेजमेंट बढ़ेगा। खबर आई तुरंत ही मुझे कोई वीडियो करना होगा, तभी तो मुझे ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी। इसी व्यूअरशिप और एंगेजमेंट के चक्कर में लोग आजकल जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो रिपोर्टिंग करते हैं, खास करके ऐसे जजमेंट्स के बारे में जब आप बात करते हो तो आपके अंदर वो सीरियसनेस होनी चाहिए। बस व्यूअरशिप के लिए या फिर उन्माद पैदा करने के लिए आपको गलत इंटरप्रिटेशन लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए। इस जजमेंट पर अगर किसी को बात करनी है तो ये 37 पन्ने उसे पढ़ने चाहिए। बिना पढ़े आप कैसे बात कर सकते हो? फाइनल समरी, आपने आपकी कैटेगरी के लिए फीस में एग्जेम्पशन दिया गया है, उसके मुताबिक फीस नहीं भरी, तो अब आपको जनरल कैटेगरी की सीट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा कहीं पर भी जजमेंट में नहीं लिखा गया है। और पहले जितने भी जजमेंट्स आए हैं, उन सभी जजमेंट्स में एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस उसे एक कंसेशन के रूप में नहीं माना गया है। उसी के आधार पर हम आज ये कह सकते हैं कि आज भी वो कंसेशन नहीं है, माने कि भले ही आपने फीस नहीं भरी है, ये कंसेशन नहीं माना जाएगा, इसीलिए आप जनरल कैटेगरी की सीट के लिए एलिजिबल हो। अगर सरकार या फिर एग्जामिनिंग बॉडी अपने रूल्स में यह बताती है कि आपने फीस नहीं भरी तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो तब वो काम उस रूल्स के हिसाब से होगा, उन रूल्स के हिसाब से होगा। राइट? इट डिपेंड्स ऑन रूल्स एंड द फाइनल पॉइंट इज द सेम। गवर्नमेंट की पॉलिसी और रूल्स गाइड करते हैं आपके रिक्रूटमेंट को, ना कि ये जजमेंट रूल्स के हिसाब से आया है। राइट? रूल्स में जो लिखा गया होगा उसी के मुताबिक आपका एग्जाम होगा, रिक्रूटमेंट होगी। माने कि अगर रूल्स में ये लिखा गया है कि भले ही आपने कंसेशन का लाभ लिया है, आपको जनरल कैटेगरी की सीट मिलेगी, तो मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आपको वो सीट मिलने से रोक नहीं पाएगा। दैट्स द फाइनल पॉइंट। आशा करता हूं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन जरूरी था। इतनी सारी भ्रमणाएं फैलाई जा रही है कि जिन भ्रमणाओं के बीच जरूरी था कि सही बात करी जाए, और मैंने कोशिश करी है कि हम वो बात कर सके। आपके इसके बारे में क्या विचार है? आप पहले तो इस पूरे जजमेंट को पढ़िएगा। मैंने जो नोट्स दिए हैं उन नोट्स के साथ मिलाकर उनको पढ़िएगा, तो आपके दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। वैसे तो वीडियो काफी लंबा था तो क्लैरिटी आ ही गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चीजें वेरीफाई करनी है और जाननी है तो यू हैव दी सोर्स। जजमेंट आप डाउनलोड करिए और इन नोट्स के साथ उसको जोड़कर आप उसको समझने की कोशिश करें। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन लोगों की व्यूअरशिप के चक्कर में आप मत पड़िए। मतलब कि आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो एक सब स्टैंडर्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए। किसी को बस फेमस हो जाना है तो अपना थंबनेल इस तरह से बनाता है कि जिससे वो आपको इजीली अट्रैक्ट कर सके। उन चक्करों में आप मत पड़िए। उनका तो फायदा पहुंचता है, नुकसान आपका होता है, आप कंफ्यूज होते रहते हो।
लंबे वीडियोस देखने की आदत डालिए। धीरे से एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में जहां पर बात करी जाए, धीरे धीरे फैक्ट्स के साथ एनालिसिस दिया जाए, उन बातों को आप समझने की कोशिश करिए, उनको प्राधान्य दीजिए आप। दैट्स इट। आपके जो कोई भी विचार हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोशिश करिएगा कि ऐसी बातें और लोगों तक पहुंचे, सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।